दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डे टू डे अपडेट में। दोस्तों कंप्यूटर क्लास सीरीज में आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है बेसिक नॉलेज ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट से रिलेटेड हम लोग सभी जो इन्फॉर्मेशन है वो लेने की कोशिश करेंगे और इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी क्लासेज हम कराते हैं उसका पीडीएफ जो है नेक्स्ट डे ही देखने को मिल जाता है टेलीग्राम ग्रुप में। ओके, यहाँ से हम शुरू करते हैं चैप्टर को। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ द इंटरनेट यानी इंटरनेट का परिचय देखेंगे। ओके, तो इंटरनेट क्या है? तो इंटरनेट जो है एक ग्लोबल नेटवर्क है जो विभिन्न कंप्यूटरों और डिवाइसेस को आपस में जोड़ने का काम करता है, मतलब कनेक्ट करने का काम करता है। यह डाटा और इन्फॉर्मेशन के आदान प्रदान के लिए कौन कौन से प्रोटोकॉल? तो टीसीपी और आईपी प्रोटोकॉल का यूज करता है। हम लोग देखेंगे कि प्रोटोकॉल क्या है यहाँ पे और टीसीपी और आईपी क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे आगे नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, फिर इंटरनेट के माध्यम से लोग दुनिया भर में ईमेल, वेबसाइट और अन्य जो ऑनलाइन सर्विसेज है उस तक जो है पहुँच पाते हैं। तो यही है जो इंटरनेट है वो ग्लोबल नेटवर्क है जो विभिन्न कंप्यूटरों और डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। किसके माध्यम से? तो अलग अलग टाइप के प्रोटोकॉल के माध्यम से। इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि प्रोटोकॉल क्या है। तो देखिए, सबसे पहले देखिए कि टीसीपी या फिर आईपी का पूरा नाम होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इसका डायरेक्टली एग्जामिनेशंस में जो स्टैंड्स फॉर है, मतलब कि फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है इसका। टीसीपी का होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म है। वहीं आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। देखिए, यह कंप्यूटर नेटवर्क में डाटा संचार को नियंत्रित करता है, मतलब कि कंट्रोल करता है। इसे इंटरनेट का भाषा यानी इंटरनेट का लैंग्वेज भी कहा जाता है। किसको? इंटरनेट प्रोटोकॉल को। देखिए, प्रोटोकॉल ऐसे आज समझ लीजिए। प्रोटोकॉल आगे हम लोग डिटेल में देखेंगे टेक्निकल लैंग्वेज में। मतलब प्रोटोकॉल जैसे कि कहीं पे आप सुने होंगे कि प्रोटोकॉल फॉलो हो रहा है, मतलब एक तरह से नियम और कानूनों का संग्रह होता है। नियम या फिर कानून का ये संग्रह को प्रोटोकॉल बोलते हैं आम जो है लैंग्वेज में। यहीं पे जो यहाँ पे यूज किया गया है टेक्निकल वर्ड में, मतलब कि इंटरनेट के जो रेफरेंस है उसमें अगर बात किया जाए, इंटरनेट के रेफरेंस में जो प्रोटोकॉल होता है वो एक तरह का इंस्ट्रक्शंस कह लीजिए, इंस्ट्रक्शंस का एक समूह होता है ये ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यहाँ पे देखिए प्रोटोकॉल के बारे में। प्रोटोकॉल शब्द का मतलब होता है नियमों या फिर निर्देशों का एक समूह जो यह निर्धारित करता है कि दो या दो से अधिक डिवाइस, उपकरण लिखा हुआ है मतलब डिवाइस, एक दूसरे के साथ में कैसे कम्युनिकेट करते हैं, मतलब आदान प्रदान करते हैं। इसे आप किसी भी तरह के संपर्क या आदान प्रदान यानी कम्युनिकेशन को सुचारू रूप से चलाने के लिए बनाए गए निर्देशों की एक रूपरेखा के रूप में समझ सकते हैं। तो वही प्रोटोकॉल जैसे हमने आपको समझाया, यहाँ पर भी उसी तरह का है। एक तरह से समझ जाइए कि निर्देशों की एक रूपरेखा है ताकि जो डिवाइसेस हैं एक दूसरे से कनेक्ट हो पाए। ओके, कंप्यूटर नेटवर्किंग में प्रोटोकॉल यह तय करते हैं, कौन कौन से पॉइंट को तय करते हैं कि कौन सी जानकारी जो है भेजी जाती है, यानी कौन सी इंफॉर्मेशन भेजी जा रही है। दूसरा है जानकारी किस प्रकार भेजी जाती है, उदाहरण के लिए टेक्स्ट फॉर्मेट में या फिर इमेज फॉर्मेट में या फिर ऐसे वीडियो फॉर्मेट में भी आप कह सकते हैं एक एग्जाम्पल। तीसरा है कि कैसे पता लगाया जाता है कि जानकारी सही ढंग से प्राप्त हुई कि नहीं, यह भी प्रोटोकॉल का ही काम है। अगला है यहाँ पे कि समस्या होने पर क्या कार्रवाई करनी चाहिए। तो ये सभी प्रोटोकॉल जो है कंट्रोल करता है। प्रोटोकॉल का काम है कि जानकारी भेजी जाती है, कौन सी जानकारी मतलब भेजी जाती है, किस फॉर्मेट में भेजी जाती है, और जानकारी पहुंचा कि नहीं ये पता लगाना भी प्रोटोकॉल का काम है। और कोई अगर प्रॉब्लम होता है, एरर होता है, तो कौन सा जो है उसका सॉल्यूशन है, क्या सॉल्यूशन है वो देखना भी प्रोटोकॉल का काम है। तो वहीं प्रोटोकॉल एक तरह के नियम या फिर इंस्ट्रक्शंस यानी निर्देश का समूह समझ सकते हैं, निर्देशों का ग्रुप समझ सकते हैं, नियम कानून का समूह। ओके, यहाँ से हम लोग देखते हैं आगे कि इंटरनेट का क्या यहाँ पे इतिहास रहा है पहले, और कैसे कैसे जो इंटरनेट है वो
इवॉल्व हुआ है, इवोल्यूशन उसका कैसे हुआ है, ये हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले 1960 में जो है इंटरनेट का आरंभ अर्पानेट से हुआ है। अर्पानेट क्या था, तो एक अमेरिकी रक्षा विभाग का परियोजना था, प्रोजेक्ट था। तो 1960 में सबसे पहले यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के द्वारा एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था जिसका नाम था अर्पानेट। वहाँ से शुरुआत हुआ था इंटरनेट का 1960 में। उसके बाद में एक जो 1970 का दशक है उसमें जो है ईमेल की शुरुआत हुई, जो इंटरनेट की पहली व्यापक सेवा मानी गई। यहाँ पे वो वाइड स्प्रेड सर्विसेज मानी गई ईमेल। कब शुरुआत हुआ, 1970 में। फिर 1980 में टीसीपी या फिर आईपी मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल का विकास हुआ, जो इंटरनेट का स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल बना। मतलब इंटरनेट का जो सबसे स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन वाला प्रोटोकॉल बना वो टीसीपी या फिर आईपी प्रोटोकॉल बना। तो ये आप याद रख सकते हैं कि इंटरनेट प्रोटोकॉल का कब हुआ जन्म, तो 1980s में, 1980 में। ओके, तो ये रहा आपका इतिहास और इसका विकास इंटरनेट का। आगे देखते हैं, इसी से रिलेटेड दो और पॉइंट है। 1990 में आगे चलकर वर्ल्ड वाइड वेब का यहाँ पे आविष्कार टिम बर्नर्स-ली द्वारा किया गया। यहाँ पे जो जीके के क्वेश्चंस हैं उसमें भी पूछ लिया जाता है, कंप्यूटर से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें, कि www का आविष्कार किसने किया, या फिर www का स्टैंड्स फॉर पूछ लिया जाता है। स्टैंड्स फॉर मतलब कि फुल फॉर्म। ओके, तो फुल फॉर्म www का होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ओके, इसका आविष्कार किसने किया, तो टिम बर्नर्स-ली ने। कब किया, तो 1990 में। ओके, यहाँ पे या फिर 90s में कह सकते हैं, 1990 के दशक में। ओके, जिसने इंटरनेट को आम जनता यानी जनरल पब्लिक के लिए एक्सेसिबल बनाया। कौन, www के आविष्कार के बाद। फिर आगे यहाँ पे जो 2000 ईस्वी है उससे और उसके बाद में क्या हुआ, तो ब्रॉडबैंड सर्विसेज आ गई, सोशल मीडिया आ गया और मोबाइल इंटरनेट का यहाँ पे विकास हुआ। फिर यहाँ पे इंटरनेट का उपयोग को और व्यापक और आसान बना दिया गया। कब, 2000 और उसके बाद में ये सभी इवोल्यूशन हुआ है इंटरनेट के क्षेत्र में। ब्रॉडबैंड, सोशल मीडिया, मोबाइल इंटरनेट, ये सभी जो है और भी इजी बना दिया, एक्सेसिबल बना दिया इंटरनेट को जनरल पब्लिक के लिए। तो ये आपका यहाँ पे खत्म होता है हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट। यहाँ से देखते हैं हम लोग कि इंटरनेट वर्क कैसे करता है, इंटरनेट काम कैसे करता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए इंटरनेट जो है डाटा पैकेट्स के रूप में काम करता है। प्रत्येक डाटा पैकेट में मतलब एवरी डाटा पैकेट में एक सोर्स एड्रेस होता है। सोर्स एड्रेस मतलब जहाँ से आप इंफॉर्मेशन को भेज रहे हैं वो एड्रेस कहलाता है सोर्स एड्रेस। और एक डेस्टिनेशन एड्रेस होता है जहाँ पर इंफॉर्मेशन को भेजना है, मतलब मंजिल, डेस्टिनेशन एड्रेस यहाँ पे होता है। तो एक सोर्स एड्रेस होता है और एक डेस्टिनेशन एड्रेस होता है और तीसरा से स्वयं डाटा होता है, डाटा इटसेल्फ, मतलब कि जहाँ से आप भेज रहे हैं और जहाँ को भेज रहे हैं, मतलब डेस्टिनेशन एड्रेस जहाँ को भेज रहे हैं और प्लस में जो डाटा आप भेजना चाहते हैं, इन तीनों को कॉम्बिनेशन होता है इंटरनेट। ओके, ये पैकेट विभिन्न नेटवर्क के माध्यम से यात्रा करते हैं और गंतव्य तक मतलब कि डेस्टिनेशन पर पुनः संयोजित हो जाते हैं, रीअसेंबल हो जाते हैं। मतलब कि जहां से आपने भेजा वो सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस और साथ में डाटा, इन तीनों को कॉम्बिनेशन को बोला जाता है डाटा पैकेट्स। और वहां पे जहां पे ये इसका डेस्टिनेशन है, जहाँ पे इंफॉर्मेशन भेजना है, वहाँ पर जाकर ये तीनों जो है मिलकर संयोजित हो जाते हैं और ये बनते हैं इंफॉर्मेशन जो आप भेजना चाहते हैं किसी को वीडियो फॉर्मेट में या फिर इमेज फॉर्मेट में या फिर टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखकर, वो जो है वहाँ तक पहुँच जाता है, गंतव्य तक, डेस्टिनेशन तक। तो ये इंटरनेट जो है डाटा पैकेट्स के माध्यम से काम करता है। डाटा पैकेट्स में सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस और डाटा तीनों शामिल होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि इंटरनेट का महत्व और उसका प्रभाव। यहाँ पे इंटरनेट का क्या इम्पैक्ट रहा और उसका क्या महत्व है, ये देखते हैं हम लोग। सबसे पहले महत्व की जिक्र करते हैं, ठीक है, उसके बाद में हम लोग उसका प्रभाव देखेंगे। निगेटिव भी इम्पैक्ट होता है उसका
उसका पॉजिटिव भी इम्पैक्ट होता है। तो ये जो सभी चीज़ें हैं आगे आने वाली स्लाइड्स में हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले इंपॉर्टेंस देखते हैं, महत्व देखते हैं। तो देखिए रैपिड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, सबसे पहले तो ये देखिए पहला महत्व ये है कि जो सूचनाओं का आदान प्रदान है बहुत फास्ट हो गया इंटरनेट के आने के बाद में। दूसरा है यहाँ पे ग्लोबल कम्युनिकेशन, लोग दुनिया भर में संपर्क कर सकते हैं इंटरनेट आने के बाद में। तीसरा एजुकेशन के क्षेत्र में है, ऑनलाइन कोर्सेज या फिर इंटरनेट के माध्यम से लर्निंग, ये सभी जो है शिक्षा के क्षेत्र में भी विकास हुआ इंटरनेट आने के बाद ही। जैसे कि आप अभी देख सकते हैं जो आप ये यूट्यूब पे क्लास ले रहे हैं, ये भी इंटरनेट के बाद ही ये पॉसिबल हो पाया है। ओके, अगला जो महत्व है वो व्यापार में यूज किया जाता है इसका, बिजनेसेज में, जैसे कि ई कॉमर्स कंपनियां हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजन, मिंत्रा, ये सभी। ऑनलाइन बैंकिंग में भी इसका यूज किया जाता है। और व्यापार की दुनिया में जो रिवोल्यूशनरी चेंजेज हुआ है इंटरनेट के आने के बाद ही हुआ है, जो क्रांतिकारी बदलाव हुआ है। फिर इंटरटेनमेंट के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में इसका यूजेस हुआ है। स्ट्रीमिंग सेवाएं जैसे कि आपको अमेजन प्राइम, हॉटस्टार, ये सभी जो स्ट्रीमिंग सेवाएं हैं वो उपलब्ध हो पाती है इंटरनेट के माध्यम से। सोशल मीडिया इंटरनेट के माध्यम से ही चलता है और ऑनलाइन गेम्स भी चलता है और मनोरंजन के लिए नए रूप भी प्रदान किए गए हैं। किसका? ये इम्पोर्टेंस है इंटरनेट का। अभी हम लोग इम्पैक्ट की बात कर लेते हैं कि क्या इम्पैक्ट रहा इंटरनेट का। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पॉजिटिव इम्पैक्ट, सकारात्मक प्रभाव। यहाँ पे सकारात्मक प्रभाव में सबसे पहला है कि जो व्यापार का नए व्यापार का मॉडल यहाँ पे विकसित हुआ और अलग अलग अपॉर्चुनिटीज यानी अवसरों का सृजन भी हुआ। दूसरा जो यहाँ पे सकारात्मक प्रभाव है वो है ज्ञान और जानकारी की पहुँच बहुत लोग तक हो पाई और अधिकतम पहुँच हो पाई और साथ ही साथ बहुत लोगों के लिए एक्सेसिबल हो पाया, उपलब्धता बढ़ पाया ज्ञान और जानकारी की इंटरनेट के आने के बाद में। इसका एग्जाम्पल ऐसे समझ सकते हैं कि यूट्यूब पे बहुत लोग क्लास जो रिमोट एरिया है, जो रूरल एरिया है, वहाँ पर भी बैठकर यूट्यूब पे क्लासेस लेते हैं या फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू पढ़ाई करते हैं। तो ये सभी जो है इंटरनेट के आने के बाद ही पॉसिबल हो पाया है। यहाँ पे जो निगेटिव इम्पैक्ट है वो है सबसे पहला यहाँ पे प्राइवेसी कंसर्न। आप देखते होंगे आए दिनों कि बहुत लोगों के जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो लीक हो जाता है, या फिर सुने होंगे कि जो फाइनेंशियल डिटेल है वो लीक हो जाता है, जिसके माध्यम से बैंकिंग धोखाधड़ी का शिकार बहुत लोग हो जाते हैं। तो ये सभी प्राइवेसी कंसर्न में ही आते हैं। निजता का हनन यानी प्राइवेसी अगर उनका सही से नहीं हो पाता है, गोपनीयता वो मेंटेन नहीं रखते हैं, प्राइवेसी मेंटेन नहीं रखते हैं, तो वो उनके साथ में धोखाधड़ी हो जाता है। या फिर एक और सुने होंगे बहुत लोगों के जो वीडियो है वो पर्सनल वीडियो वो जो है लीक हो जाता है। तो ये भी एक तरह के जो है प्राइवेसी कंसर्न है, गोपनीयता चिंताएं में ही आती है, क्योंकि जो पब्लिक में नहीं जाना चाहिए वो सभी चीज़ें जो है आम पब्लिक के लिए या फिर जो फ्रॉडस्टर हैं जो ऐसा धोखाधड़ी करते हैं उनके लिए अवेलेबल हो जाता है। तो ये एक तरह का चिंता है। दूसरा यहाँ पे है एक नकारात्मक प्रभाव कि जो इंटरनेट आने के बाद में बहुत लोगों के लिए तो इंटरनेट आसानी से जो है अवेलेबल हो पाया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो कि इंटरनेट के पहुंच से दूर हैं। तो ये डिजिटल विभाजन के बारे में बात किया जा रहा है। ये जो है तुलनात्मक रूप से देखा जाता है, जो डिजिटल विभाजन है वो तुलनात्मक रूप से देखा जाता है, यहाँ पे कंपैरेटिवली देखा जाता है। आप ऐसे समझिए कि आप अभी जो सिटीज़ हैं, सिटी है और जो रूरल एरिया है, ओके, तो रूरल एरिया में अभी भी पहुंच इंटरनेट का पहुंच सिटी के मुकाबले बहुत कम है। ये एक तरह का डिजिटल विभाजन का एग्जाम्पल हुआ। दूसरा एग्जाम्पल ऐसे समझ सकते हैं लिंग के हिसाब से, मतलब जेंडर के हिसाब से। अभी ओवरऑल देखा जाए तो जो पुरुष हैं उनके पास में ज़्यादा जो है डिजिटल या फिर बोल लीजिए डिजिटल सर्विसेज या फिर इंफॉर्मेशन सर्विसेज जो है अवेलेबल है, लेकिन महिलाओं के पास में तुलनात्मक रूप से कम ये सर्विसेज अवेलेबल हैं या फिर यूज करती हैं तुलनात्मक रूप से कम। या फिर जो अभी नए ज़माने के पर्सन्स हैं या फिर जो लड़के हैं या फिर जो भी पब्लिक है वो जो न्यू जनरेशन के होते हैं, न्यू जनरेशन की, वो ज़्यादा यूजेज करते हैं इंटरनेट का। वहीं पे जो पुराने ज़माने के लोग हैं या फिर जो तुलनात्मक रूप से वृद्ध हैं वो कम यूज करते हैं। तो ये डिजिटल विभाजन का ये सभी एग्जाम्पल है, ये तुलनात्मक रूप से देखा जाता है।
ओके, नेक्स्ट यहाँ पे वेब ब्राउजर देखते हैं कि वेब ब्राउजर क्या है। तो वेब ब्राउजर क्या है, एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन के बारे में हमने पढ़ाया था कि कौन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है और कौन कौन से टाइप के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, उसके बारे में डिटेल में बताया था। तो वो वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं। उस जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, कौन, वेब ब्राउजर। वेब पेजेस को डिस्प्ले करने और नेविगेट करने, नेविगेट मतलब संचालन करने के लिए सहायता करता है। यह HTTP या HTTPS प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं शुरू में। ये प्रोटोकॉल क्या होते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए ये वेब ब्राउजर का एग्जांपल आप याद रख लीजिएगा। जो गूगल क्रोम है वो ब्राउजर का एग्जांपल है, मोज़िला फायरफॉक्स भी है ब्राउजर का एग्जांपल। वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट एज एंड सफारी, ये चारों में से ही ऑप्शंस यहाँ पे दिया रहता है और पूछा जाता है इनमें से कौन जो है वेब ब्राउजर का एग्जांपल है या फिर नहीं। ऐसा जो है क्वेश्चंस डिजाइन किया जा सकता है। यहाँ पे जो प्रोटोकॉल है इसमें आप देख लीजिए, प्रोटोकॉल में एक में लगा हुआ है यहाँ पे P और दूसरा में P के बाद में S लगा हुआ है। तो HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, प्रोटोकॉल मतलब नियमों का समूह कह लीजिए या फिर इंस्ट्रक्शंस, निर्देशों का समूह। वहीं पे इसके बाद में जो एस लगा हुआ है ये सिक्योरिटी को डिनोट करता है। आगे हम लोग और देखेंगे, इसके बारे में हमने लिया है एक स्लाइड में। सिक्योरिटी को सिक्योर दिखाता है कि कौन सा वेब पेज जो है वो सिक्योर है। तो जनरली ये आपको सलाह दी जाती है कि जिसमें एस लगा हुआ हो, जिस भी वेबसाइट के डोमेन के शुरुआत में, उस पर आप जाइएगा तो आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन देने में तुलनात्मक रूप से कम जो है खतरा रहता है। ओके, तो ये सिक्योरिटी को डिनोट करता है। इस पर आप आसानी से जा सकते हैं और अपना जो वेब है वेब पेजेस को देख सकते हैं। तो ये एस फॉर सिक्योर होता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि URL क्या होता है। URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ओके, URL बोलते हैं शॉर्ट में। इसे आप लिंक बोलते हैं जनरली। आप जैसे कि हम बोलेंगे कि टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वो जनरली जो लिंक नीचे दिया हुआ है वो भी एक तरह का URL ही है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। वेब पेज का पता जो वेब ब्राउजर को बताता है कि किस पेज को लोड करना है, यह एक विशेष प्रारूप में होता है, एक विशेष स्पेसिफिक फॉर्मेट में होता है। इसका काम क्या है, तो ये बताता है कि किस पेज को लोड करना है। ओके, वेब ब्राउजर को बताता है कि किस पेज को जो है लोड करना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए HTTPS लगा है, यहाँ पे S फॉर यहाँ पे सिक्योर है, ये सिक्योरिटी को डिनोट करता है। तो ये यहाँ पे देखिए ये example.com, जैसे कि example.com है, या फिर जैसे मेरा पहले वेबसाइट था naukrikarlo.com, अभी मैं उसको नहीं यूज करता हूँ, naukrikarlo.com था एक, ठीक है। तो ये क्या दिखाता है कि ये यहाँ पे जो लिंक है ये दिखाता है कि ये हमारे वेबसाइट पे ही जाए, यहाँ पे इस लिंक पे क्लिक करने के बाद में। तो URL क्या करता है, वेब ब्राउजर को बताता है कि आपको किस पेज पे जाना है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें एक प्रोटोकॉल होता है, या तो HTTP देखने को मिलेगा या फिर HTTPS देखने को मिलेगा। HTTPS तुलनात्मक रूप से ज़्यादा सिक्योर माना जाता है। बार बार मैं इसलिए पूछता हूं कि डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका मतलब क्या है HTTPS में, इसलिए मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूं। डोमेन नेम क्या है, तो डोमेन इसमें स्ट्रक्चर में एक प्रोटोकॉल होता है, दूसरा डोमेन नेम होता है। डोमेन नेम जैसे कि ये example.com है या फिर naukrikarlo.com या सरकारी result.com, ये सभी डोमेन नेम कहलाते हैं। और तीसरा होते हैं पाथ, मतलब कि जिस लिंक पे आप जा रहे हैं उसमें कुछ पाथ भी होते हैं। एक हमने एग्जांपल लिया है फुल चीज़ें समझाने के लिए डिटेल में। देखिए हमने ये BSPSL का एक नोटिस का लिंक लिया है। देखिए यहाँ पे ये जो होता है ये प्रोटोकॉल होता है HTTP या फिर HTTPS। ये एस है मतलब सिक्योर, ये वेबसाइट है, इस पे जाइएगा तो कुछ इन्फॉर्मेशन देने में आपको प्रॉब्लम नहीं है। एस डिनोट टू सिक्योरिटी। ओके, एस को SSL सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये मेन डोमेन हो गया bspsl.co.in, ये हो गया डोमेन। ओके, और यहाँ पे जो docx या फिर रिक्रूटमेंट ये लिखा हुआ ये पाथ है। यहाँ पे एक पाथ हुआ docx, इसके बाद में आपको रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन में जाना है और उसके बाद में ये नोटिस हुआ, तो ये कहलाएगा पाथ। ये कहलाएगा, आपको क्या बोलना है हमने, प्रोटोकॉल
यहाँ से ये मेन डोमेन हो गया और ये सभी पाथ कहलाएगा, जहाँ जहाँ से जिस जिस सेक्शन में आप जा रहे हैं और जो लिंक बन रहा है। तो ये आपका टोटल URL का इन्फॉर्मेशन हुआ। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा URL क्या है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं IP एड्रेस। तो देखिए इंटरनेट पर किसी उपकरण यानी डिवाइस का विशिष्ट जो पता होता है, जो यूनिक एड्रेस होता है, वो कहलाता है IP एड्रेस। इसके जो उसे अन्य उपकरणों से पहचानने में मदद करता है। आप सुने होंगे कि जो पुलिस होती है किसी को IP एड्रेस के थ्रू ट्रेस कर लेती है, IP एड्रेस के थ्रू जो है ट्रेस कर लेती है कि कहाँ पे वो जो है जिसको खोजना चाहती है पुलिस, वो कहाँ पे है। तो वो किसके थ्रू हो पाता है? IP एड्रेस में सबसे पहले तो आपको लोकेशन भी रहता है, प्लस में डिवाइस का इन्फॉर्मेशन रहता है कि कहाँ पे कौन सा डिवाइस जो है आप यूज कर रहे हैं। तो वही है, इंटरनेट पर किसी उपकरण का विशेष पता होता है, यूनिक एड्रेस ऑफ अ डिवाइस, जो उस अन्य उपकरणों से पहचानने में मदद करता है, आइडेंटिफिकेशन में मदद करता है कि कौन सा डिवाइस यूज हो रहा है। एग्जाम्पल कैसा होता है IP एड्रेस? IP एड्रेस दो टाइप का होता है, एक होता है IPv4 और एक होता है IP एड्रेस V6। देखिए जो V6 होता है वो तुलनात्मक रूप से ज़्यादा जो है सिक्योर माना जाता है। ये इसमें ज़्यादा सिक्योर माना जाता है। अभी प्रचलन में दोनों है, कुछ डिवाइसेस जो है IPv4 यूज करते हैं, कुछ IPv6। ये जो नवीनतम मॉडल है, जो लेटेस्ट मॉडल है, वो है IPv6। ओके, IPv4 का एग्जांपल ये देख सकते हैं, ऐसा रहता है 192.168.1.1 ऐसे रहता है IPv4। मैक्सिमम डिवाइसेस में ऐसा देखिएगा। लेकिन जो लेटेस्ट वर्जन है IP एड्रेस का IPv6, वो ऐसा दिखता है, बहुत लॉन्ग रहेगा ये और ऐसा दिखेगा। देख सकते हैं बहुत ही लंबा है ये, इसको याद करना मुश्किल है। इस IP एड्रेस को तो कोई याद भी कर सकता है, लेकिन इसको याद करना मुश्किल है। तो ये ज़्यादा सिक्योर माना जाता है और लेटेस्ट वर्जन है, IPv4 का सक्सेसर है IPv6, नवीनतम है। तो ऐसा देख सकते हैं दोनों का एग्जाम्पल। IP एड्रेस क्या है? तो डिवाइस को पहचानने में मदद करता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, मतलब ISP। देखिए ISP वही बात किया जा रहा है कि जो कंपनी आपको इंटरनेट डाटा प्रोवाइड कराती है, जैसे कि BSNL, एयरटेल, जियो और वोडाफोन, ये सभी ISP कहलाती है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहलाती हैं। ओके, जिसके माध्यम से आप जो है यहाँ पे आइडिया का भी एग्जांपल है, जिसके माध्यम से आप जो है इंटरनेट चला पाते हैं। अभी फ़िलहाल में आप देखे होंगे कि यहाँ पे जो एयरटेल है, जियो है और आइडिया है, VI मिलकर ये सभी एक तरह का डिओपोली क्रिएट कर दी है और साथ में मिलकर ये सभी डाटा या फिर जो मोबाइल रिचार्ज है उसका रेट इंक्रीज कर दी है 20 से 25% तक। तो ये देखने को मिला होगा आपको। अभी ये तीनों प्रचलन में अभी फ़िलहाल में ISP, इन्हीं सभी कंपनियों को जिसका आप सिम यूज करते हैं उन्हें बोला जाता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, बेसिकली ऐसे समझिए। नेक्स्ट यहाँ पे है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या होता है? जिसको हमने शुरुआत में यहाँ पे थोड़ा सा बताया था, यहाँ पे हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए वेब पेजों को ट्रांसफ़र करने के लिए उपयोग किए जाने वाला प्रोटोकॉल जो होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कहलाता है। ओके, HTTPS सुरक्षित ट्रांसफ़र के लिए SSL या फिर TLS एन्क्रिप्शन का उपयोग करता है। देखिए तो सबसे पहले तो आप समझ गए कि जो HTTP है या फिर HTTPS है, ये क्या है? तो एक प्रकार का ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। ओके, इसमें दो टाइप का है। एक जो है S मतलब सिक्योरिटी को डिनोट करता है, ज़्यादा सिक्योर माना जाता है, जैसे कि BSPSL का वेबसाइट जो है HTTPS से शुरू होता है, तो ये सिक्योर है, उसमें आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालिएगा तो कम रिस्क रहता है तुलनात्मक रूप से S वाले वेबसाइट में, HTTPS वाले वेबसाइट में। ये कैसे मिलता है S? तो S मिलता है SSL या फिर TLS सर्टिफिकेट के माध्यम से। जो वेबसाइट के निर्माता हैं वो SSL सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं, तब उनको ये मिलता है S सर्टिफिकेट, SSL या फिर TLS सर्टिफिकेट बोला जाता है इसको। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे आपको कि SSL या फिर TLS क्या होता है, तो ये सिक्योरिटी से रिलेटेड होता है और ये प्रोटोकॉल में यूज होता है SSL या फिर TLS, ये आप याद रखिएगा। और यहाँ पे इंक्रिप्शन वर्ड किया इसलिए यूज किया गया है ताकि ये कोडेड लैंग्वेज में होता है,
ये पासवर्ड या फिर अनदर कोड लैंग्वेज में यूज किया होता है, इसीलिए SSL या फिर TLS इंक्रिप्शन बोला जाता है। कोई आसानी से इसे तोड़ नहीं सकता है, तो यही यूज किया जाता है। यहाँ पे हमने लिख भी दिया है कि HTTP मतलब HTTP मतलब असुरक्षित प्रोटोकॉल, HTTPS मतलब सुरक्षित प्रोटोकॉल, सिक्योर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं DNS मतलब डोमेन नेम सिस्टम। क्या होता है डोमेन नेम सिस्टम? तो वो सिस्टम जो डोमेन नेम को IP एड्रेस में बदलता है ताकि ब्राउज़र सही यानी करेक्ट एड्रेस पर पहुंच सके। यह इंटरनेट की फ़ोन बुक की तरह काम करता है। तो ऐसे समझिए, देखिए ये होता है जैसे कि IP एड्रेस आप देखते हैं, जैसे कि IP एड्रेस का एग्जांपल हमने लिया था 102.5.60.50। तो ये जो कोड लैंग्वेज है ये IP एड्रेस है ये, ओके, ये IP एड्रेस है। तो ये देखिए ये तो IP एड्रेस हो गया। एक होता है डोमेन नेम, जैसे कि मान लीजिए सरकारी रिजल्ट, जैसे कि आप वेबसाइट जानते हैं, ओके, सरकारी रिजल्ट। तो सरकारी रिजल्ट वेबसाइट जो हो गया उसको आप टाइप कीजिएगा, तो इसको यहाँ पे कन्वर्ट करने के लिए जो सिस्टम यूज होता है उसे बोला जाता है डोमेन नेम सिस्टम। यहाँ पे देख सकते हैं एक सिस्टम को डोमेन नेम को IP एड्रेस में बदलने के लिए, ये तो सरकारी रिजल्ट हो गया, इसका IP एड्रेस कैसे चेंज होगा, IP एड्रेस कैसे मतलब कि मिलेगा? तो IP एड्रेस में कौन बदलता है? डोमेन नेम सिस्टम। ये बीच में DNS का काम होता है। ये जो वेबसाइट होते हैं, जो डोमेन नेम होते हैं, उसको बदलने में, IP एड्रेस में बदलने में काम आता है DNS, डोमेन नेम सिस्टम का। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। डोमेन नेम सिस्टम का यहाँ पे एग्जांपल होते हैं, दिया गया है DNS सर्वर होते हैं, DNS रिकॉर्ड होते हैं। DNS रिकॉर्ड ऐसा कुछ एग्जांपल आता है, A 4 टाइम्स A, C नेम और MX, ये DNS रिकॉर्ड का एग्जांपल है। ये आपको याद नहीं रखना है, ये समझ जाइए कि डोमेन नेम सिस्टम क्या है। जो डोमेन नेम है उसको IP एड्रेस में बदलने का काम करता है डोमेन नेम सिस्टम। ये यहाँ पे बोलता है इंटरनेट का फ़ोन बुक का कैसे काम करता है? जैसे कि किसी का मान लीजिए मोबाइल नंबर है, मान लीजिए ये मेरा ही मोबाइल नंबर है, ओके, ये मोबाइल नंबर हो गया। तो इसका नाम तो आप क्या लिखिएगा, जब फ़ोन बुक में सेव कीजिएगा तो आप इसका नाम लिखिएगा संदीप। अगर फ़ोन बुक में आप सेव करते हैं तो किसी पर्सन का नाम लिखिएगा। उसी तरह से ये चेंज करने का काम करता है। एक तरह से मान लीजिए कि ये डोमेन नेम हो गया और ये हो गया आपका IP एड्रेस, तो ऐसे चेंज करने का काम करता है DNS, डोमेन नेम सिस्टम। यहाँ पे आगे है इंटरनेट कनेक्शन के जो प्रकार हैं वो दिया गया है। पहला है यहाँ पे डायल अप कनेक्शन। देखिए डायल अप जो कनेक्शन होते हैं ये यहाँ से ये बहुत आगे तक, मतलब कम से कम 5-6 स्लाइड तक ये इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार चलेगा। डायल अप क्या होते हैं, ब्रॉडबैंड कनेक्शन क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के कनेक्शंस हम लोग देखेंगे जो कि इंटरनेट का महत्वपूर्ण भाग है। ओके, सबसे पहला है यहाँ पे कि टेलीफोन लाइन्स का उपयोग करके इंटरनेट से कनेक्ट होता है कौन, डायल अप कनेक्शन। यह धीमा होता है और ये पुराना तरीका है जिसमें मॉडेम की आवश्यकता होती है। तो डायल अप जो कनेक्शन है एक तरह का स्लो कनेक्शन है। ओके, इसका स्पीड जो है 56 kbps मैक्सिमम होता है। इसका लाभ ये है कि सस्ते चीप प्राइस होता है, आसानी से अवेलेबल होता है। इसका हानि यह है कि धीमी गति का, स्लो स्पीड का होता है और फोन लाइन हमेशा इसका व्यस्त आता है डायल अप कनेक्शन का। एक तरह से ये समझ लिए कि फ़ोन लाइन जैसे यूज होता था उस तरह का कनेक्टिविटी है ये। दूसरा यहाँ पे ब्रॉडबैंड देखते हैं। ब्रॉडबैंड जो कनेक्टिविटी है वो तेज़ गति की इंटरनेट कनेक्शन जैसे कि DSL और केबल के माध्यम से प्रोवाइड कराती है। हाई स्पीड कनेक्शन प्रोवाइड कराती है और किसके थ्रू, तो DSL और केबल के माध्यम से। DSL क्या होता है, तो डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होता है, फ़ोन लाइन का उपयोग करता है DSL, ओके, और केबल होता है, केबल टीवी लाइन का उपयोग करता है। तो ब्रॉडबैंड कनेक्शन दो तरह से प्रोवाइड कराया जाता है, एक DSL लाइन के थ्रू, एक केबल लाइन के थ्रू। केबल लाइन केबल टीवी इन लाइनों का यूज करता है और DSL यानी डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन फ़ोन लाइन का यूज करता है। इसका हाईएस्ट जो स्पीड है 1 Mbps से 100 Mbps तक होता है, मतलब मेगाबाइट पर सेकेंड तक। और जो इसका एडवांटेज है वो हाई स्पीड है और लगातार यानी कंटिन्यूअस कनेक्शन होता है। आप देखिएगा बहुत सारे जो टीचर हैं वो ब्रॉडबैंड कनेक्शन लिए रहते हैं और वो उसी के थ्रू लाइव स्ट्रीमिंग करके पढ़ा पाते हैं, ओके, ब्रॉडबैंड के थ्रू। अगला है यहाँ पे कनेक्टिविटी का जो साधन है वो है फाइबर ऑप्टिक। तो फाइबर ग्लास केबल्स का उपयोग करके हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड कराया जाता है फाइबर ऑप्टिक के द्वारा।
यह प्रकाश संकेतों के माध्यम से डाटा ट्रांसफर करता है। एक लाइन में क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि जो ऑप्टिक्स फाइबर है किस विज्ञान के किस नियम पे कार्य करता है, तो वो काम करता है ITR पे, TIR पे, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के जो नियम है उस पर काम करता है फाइबर ऑप्टिक्स। गति इसका जो हाईएस्ट स्पीड होता है 1 Gbps से अधिक ही होता है, मतलब 1 GB पर सेकेंड जो डाटा है आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, डाउनलोड या फिर अपलोड कर सकते हैं। जो लाभ होता है, एडवांटेज, अत्यधिक तेज होता है और उच्च बैंडविड्थ का होता है। उच्च बैंडविड्थ मतलब पर सेकेंड कितना जो है आप डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसे बोला जाता है बैंडविड्थ। यहाँ पे अगला कनेक्टिविटी है सैटेलाइट के माध्यम से। तो सैटेलाइट का उपयोग करके रिमोट और ग्रामीण क्षेत्र, मतलब जो रूरल एरियाज हैं, उसमें इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड कराया जाता है। सैटेलाइट डिश और मॉडेम के माध्यम से ये काम करता है। इसका हाईएस्ट स्पीड जो 5 Mbps से 25 Mbps तक होता है। ये देखिए, ये कॉमन सेंस एक जनरेट करने के लिए हमने ये सभी चीज़ें ऐड किया है। वैसे आपको स्पीड एक्चुअल में याद नहीं रखना है। अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आया तो अगर आप कंपेयर करके याद रखे हैं या फिर कॉमन सेंस आपका जनरेट हो गया है इंटरनेट के लिए, तो आप जो है उस क्वेश्चंस को टिक कर लीजिएगा। सभी चीज़ें रट कर याद नहीं की जाती हैं। हाईएस्ट स्पीड हो गया। लाभ यहाँ पे बात किया जाए, कहीं भी उपलब्ध यहाँ पे होता है सैटेलाइट के थ्रू जो इंटरनेट होता है। इसका हानि यह है कि थोड़ा ये लेटेंसी होता है, मतलब लेट से कनेक्ट होता है, उच्च विलंबता होता है और ये मौसम पर भी डिपेंड करता है। अगर मौसम ख़राब है तो आपको इंटरनेट स्लो देखने को मिलेगा या फिर हो सकता है काम भी ना करे। अगला है यहाँ पर वायरलेस। तो देखिए, वाईफाई और मोबाइल डाटा जैसे वायरलेस कनेक्शन का उपयोग यह रेडियो वेव्स के माध्यम से डाटा ट्रांसफ़र करने का काम करता है वायरलेस। तो वायरलेस कैसे काम करता है? रेडियो तरंगों पर रेडियो वेव्स के माध्यम से डाटा ट्रांसफ़र होता है। वाईफाई क्या है? तो लोकल एरिया नेटवर्क वायरलेस राउटर के माध्यम से ये कनेक्ट होता है। तो वाईफाई एक तरह से बोल सकते हैं कि जो है लोकल एरिया नेटवर्क पे काम करता है, LAN पे काम करता है। मोबाइल डाटा क्या है? तो सेलुलर नेटवर्क का उपयोग जैसे 3G 4G और 5G। इसका लाभ क्या है वायरलेस का? पोर्टेबल होता है, इजी कनेक्टिविटी होता है। पोर्टेबल मतलब आसानी से आप कहीं ले जा सकते हैं, जैसे कि मोबाइल आप कहीं पे ले जा सकते हैं वैसे। इसका हानि यह है, डिसएडवांटेज ये है कि सीमित कवरेज होता है और डाटा की सीमाएं होती हैं, मतलब कि डाटा की लिमिट्स होती हैं। जैसे मोबाइल भी आप यूज कर रहे हैं तो जहाँ जहाँ पे टावर होगा वहीं पे जो है कवरेज आपका प्रोवाइड हो पाएगा। और डाटा लिमिट मतलब कि जितना आप पे कीजिएगा उतना ही डाटा ये देता है, तो वो डाटा लिमिट की बात किया जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे इंटरनेट सेवाओं का अनुप्रयोग देखते हैं। इंटरनेट सर्विसेज उसके एप्लीकेशंस कहाँ पे प्रयोग होता है, क्या क्या इसका प्रयोग है, यूजेज क्या है। पहले यहाँ पे इंटरनेट में हम लोग देखते लेते हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, WWW। इंटरनेट का एक हिस्सा जो हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का संग्रह यानी कलेक्शन है, यह वेब ब्राउज़र का उपयोग करके एक्सेस किया जाता है। एग्जाम्पल्स वेबसाइट और वेब पेजेज, ये WWW के माध्यम से पॉसिबल हो पाता है। ओके, वेबसाइट को और वेब पेजेज को आप देख पाते हैं वर्ल्ड वाइड वेब के माध्यम से। नेक्स्ट यहाँ पे ईमेल क्या है? तो इंटरनेट पर इलेक्ट्रॉनिक मेल सेवा है और यह मैसेज भेजने और प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। ईमेल का एग्जाम्पल आप जरूर देख लीजिएगा। जीमेल इसका एग्जाम्पल है। याहू मेल पहले आता था और आउटलुक अभी जो है बंद हो चुका है। में भी सबसे ज़्यादा प्रचलन में अभी जीमेल है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे इसका लाभ क्या है ईमेल का? तो आप तुरंत मैसेज भेज सकते हैं, इंस्टेंट मैसेजिंग और सेंडिंग अटैचमेंट। आप ईमेल में अटैचमेंट भेज सकते हैं जैसे कि फ़ोटो, वीडियो या फिर टेक्स्ट, PDF, ये फाइल वगैरह आप भेज सकते हैं इसमें। तो ये अटैचमेंट्स भेजने के बारे में बोला जा रहा है। ईमेल का फ़ायदा ये है कि जल्दी से मैसेज भेज सकते हैं, उसमें अटैचमेंट भी आप भेज सकते हैं जो आप डॉक्यूमेंट भेजना चाहते हैं। अगला यहाँ पे सर्च इंजन। तो इंटरनेट पर जानकारी खोजने के लिए यूज किए जाने वाला टूल जो है सर्च इंजन कहलाता है। ये कीवर्ड के आधार पर जो है जो रिजल्ट है वो दिखाता है। कीवर्ड मतलब क्या हुआ कि क्या आप टाइप करके सर्च कर रहे हैं। जैसे कि आप सर्च कीजिएगा
यूट्यूब पे जैसे सर्च कीजिएगा कि डे टू डे अपडेट। ओके, तो ये यहाँ पे क्या हुआ, ये आप कीवर्ड एक टाइप कर रहे हैं, तो इसी जो भी सर्च कीजिएगा उसी को कीवर्ड बोला जाता है। उदाहरण के लिए गूगल, यहाँ पे सर्च इंजन का एग्जांपल सुनिए, गूगल, बिंग और याहू जो है ये सर्च इंजन का एग्जांपल है। इसका लाभ ये है कि जानकारी को तुरंत आप खोज सकते हैं, क्विकली जो है जानकारी उपलब्ध करा पाता है सर्च इंजन। यहाँ पे एक और बात, जो गूगल है सबसे ज़्यादा प्रचलन में है सर्च इंजन, और बिंग भी अभी चलता है ये भी, और याहू बहुत कम प्रचलन में है, ये भी चलता है, बट सबसे ज़्यादा प्रचलन में गूगल है। सोशल मीडिया यहाँ पे ऑनलाइन क्या है, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहाँ लोग नेटवर्क बना सकते हैं, जानकारी को शेयर कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं और इंटरेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे से, ये सोशल मीडियाज़ हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम। और इसका लाभ क्या है, तो सामाजिक संपर्क, मार्केटिंग किया जा सकता है, जैसे कि आप देख सकते हैं व्हाट्सएप बिजनेस के थ्रू मार्केटिंग किया जाता है, या फिर फेसबुक के थ्रू, या फिर आपके सामने एग्जाम्पल है यूट्यूब, जिसमें आप देखते हैं बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट आते हैं कंपनीज़ का, या फिर छोटा से लेकर एक से एक बड़ा बड़ा कंपनीज़ के एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलता है, प्रचार देखने को मिलता है। वो क्या है, मार्केटिंग एक तरह का, और सूचना साझा करना यहाँ पे इसका लाभ है। ई कॉमर्स यहाँ पे इंटरनेट के माध्यम से ई कॉमर्स क्या है यहाँ पे देखते हैं, इंटरनेट के माध्यम से व्यापार यानी बिजनेसेस का जो संचालन करना है वो ई कॉमर्स के माध्यम से होता है। इसमें आप क्लोथ्स यानी वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स और सेवाएं जैसी वस्तुओं की खरीद और बिक्री की सुविधा प्रदान करता है ई कॉमर्स। उदाहरण के लिए अमेजन, फ्लिपकार्ट और ईबे, जो भी कंपनी ऑनलाइन चीज़ें जो है सेल करती है, उसमें दो चीज़ आता है, या तो गुड्स बेच रही होगी या फिर सर्विसेज दे रही होगी, आपके सर्विसेज दे रही होगी। गुड्स में क्या हुआ, जैसे कि जो भी प्रोडक्ट आप खरीदते हैं वो गुड्स हुआ। सर्विसेज में जो भी आप सर्विसेज लेते हैं ऑनलाइन, उसे बोला जाता है सर्विसेज, जिसमें आपको कुछ प्रोवाइड नहीं कराया जाता है, बस सर्विसेज दिया जाता है, वो सर्विसेज हुआ। ठीक है, सेवा देना। ओके, उदाहरण के लिए यहाँ पे ये लिया, लाभ इसका क्या है, तो घर बैठे खरीदारी कर सकते हैं, व्यापक उत्पाद का चयन कर सकते हैं, मतलब बहुत सारा प्रोडक्ट में से आप जो है सिलेक्शन कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं कि क्या चीज़ें आपको खरीदना है। ठीक है, तो वहीं गुड्स एंड सर्विसेज जो ऑनलाइन सेल करता है उसे बोला जाता है ई कॉमर्स, और ये ई कॉमर्स के माध्यम से ही पॉसिबल हो पाया है। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, तो डाटा और एप्लीकेशन को इंटरनेट के माध्यम से स्टोर करना और एक्सेस करना क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाती है। क्लाउड कंप्यूटिंग ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि आपके पास में कुछ डॉक्यूमेंट्स है, उसको आप ऑनलाइन किसी जगह पे रखना चाहते हैं, ताकि आपका मोबाइल या फिर जो भी आपका लैपटॉप है वो खो जाए या फिर डाटा करप्ट हो जाए, तो वहाँ से आप जो है डाउनलोड कर सकें, तो ये कहलाता है क्लाउड कंप्यूटिंग। यहाँ पे सबसे अच्छा एग्जांपल गूगल ड्राइव हमने लिया है। गूगल ड्राइव में आप क्या करते हैं, आप अपना डॉक्यूमेंट्स जो है अपलोड करके या फिर फ़ोटो अपलोड करके रखते हैं, और जब आपको ज़रूरत पड़ता है उसे डाउनलोड करते हैं या फिर उसे देख सकते हैं, तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू पॉसिबल हो पाता है। दूसरा एग्जांपल ड्रॉप बॉक्स है, और तीसरा एग्जांपल AWS है। ये AWS क्या है, तो ये अमेजन की सर्विसेज है, इसका फुल फॉर्म होता है अमेजन वेब सर्विसेज। ओके, AWS अमेजन की सर्विस है, गूगल ड्राइव गूगल की सर्विसेज है, क्लाउड स्टोरेज आपको प्रोवाइड कराता है। ड्रॉप बॉक्स वैसा ही एक कंपनी है, ड्रॉप बॉक्स वैसा एक एप्लीकेशन है। ओके, जो किसी कंपनी का होगा हमें नहीं पता है। इसका लाभ क्या है, तो आप स्केलेबिलिटी है, बहुत बड़ा बड़ा डाटा भी आप स्टोर करके रख सकते हैं, और कॉस्ट इफेक्टिवनेस होता है, मतलब कि बहुत कम प्राइस में आपको ये अवेलेबल करवा देते हैं डाटा को अपलोड करने के लिए या फिर रखने के लिए। जैसे कि जो गूगल ड्राइव है, इसमें 15 GB तक जो है आप डाटा फ्री में रख सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर डाटा आपको रखना हो तो अलग अलग कंपनी का प्लान है, आप वहाँ से जो है प्लान बाई करना पड़ेगा आपको। अगला वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, यहाँ पे VoIP के बारे में बोला जा रहा है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये क्या है, तो देखिए इंटरनेट का जो यूज करते हैं वॉइस कॉल करने में, उसी को बोला जाता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसका एग्जांपल है यहाँ पे व्हाट्सएप के थ्रू जो आप वॉइस कॉल करते हैं,
जो वॉइस कॉल करते हैं इसका मेन एग्जाम्पल है। स्काइप के थ्रू कर सकते हैं, जूम मीटिंग के थ्रू, ये सभी जो है इसका एग्जाम्पल है। जो भी इंटरनेट के माध्यम से आप कॉलिंग करते हैं उसे बोला जाता है VoIP। पॉसिबल हो पाता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल के माध्यम से। इसका लाभ क्या है? कम लागत होता है। आप जैसे कि अगर आप वाईफाई से कनेक्ट करके व्हाट्सएप के थ्रू कॉल कर सकते हैं, अगर मोबाइल आपका रिचार्ज नहीं है तो किसी और के थ्रू कनेक्ट करके। बेहतर गुणवत्ता होता है, क्वालिटी इसमें अच्छा होता है। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं वेब ब्राउजर एंड सर्च इंजन्स। सबसे पहले देखते हैं कि लोकप्रिय वेब ब्राउजर्स कौन कौन है। सबसे पहला है गूगल क्रोम। ओके, ये फास्ट होता है और सुरक्षित होता है। गूगल का ये ब्राउजर है गूगल क्रोम। दूसरा है मोज़िला फायरफॉक्स। ये ओपन सोर्स है, सभी के लिए अवेलेबल है। मतलब ये आई थिंक एंड्रॉयड पे तो है ही, आई थिंक iOS वालों के लिए भी। iOS पे नहीं है ये, यहाँ पे एंड्रॉयड पे है। और साथ ही साथ माइक्रोसॉफ्ट का जो वेब स्टोर है उस पर भी ये अवेलेबल है, मोज़िला फायरफॉक्स। और ये कस्टमाइजेबल है, मतलब अनुकूलन योग्य है। अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अगला है सफारी ब्राउज़र। ये एप्पल जो डिवाइसेस आते हैं उनके लिए यूज किया जाता है सफारी ब्राउज़र, और ये एप्पल कंपनी का ही है ब्राउज़र, सफारी ब्राउज़र। ओके, अगला है यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज। ये विंडोज़ 10 के लिए अनुकूलित है। और यहाँ पे विंडोज़ 10 ही नहीं, माइक्रोसॉफ्ट एज उससे कम और उससे ज़्यादा जो विंडोज़ हैं, जैसे कि यहाँ पे आई थिंक विंडोज 7 में भी ये चलता है, और 11 और 12 में तो ये चलता है माइक्रोसॉफ्ट एज। ये क्या है? विंडोज का ये ब्राउज़र है माइक्रोसॉफ्ट। ओके, तो यहाँ पे जो गूगल क्रोम है सबसे ज़्यादा लोग अभी यूज करते हैं, क्योंकि ये गूगल का ही ब्राउज़र है। सभी एंड्रॉयड में जो होता है बाय डिफ़ॉल्ट ये गूगल क्रोम ही आता है। ओके, मोज़िला के बारे में हमने बता दिया, ये ओपन सोर्स है। ये जो है अलग से कोई कंपनी है, आई थिंक मोज़िला नाम की कंपनी है जो इसे ऑन करती है, और ये सबके लिए अवेलेबल होता है। एंड्रॉयड पर तो है ही, साथ ही साथ यहाँ पे ये विंडोज़ के लिए भी अवेलेबल है। ओके, अलग अलग डिवाइसेस में ये कंपैटिबल होता है मोज़िला फायरफॉक्स। नेक्स्ट यहाँ पे जो है कॉमन सर्च इंजन कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे गूगल है, बिंग है और याहू है। देखिए, गूगल है सबसे व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला है, मोस्ट वाइडली यूज है गूगल। और बिंग माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है, और याहू जो है पुराना है और लोकप्रिय है, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज गूगल सर्च इंजन का होता है। नेक्स्ट यहाँ पे इंस्टेंट मैसेजिंग एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कौन कौन से ऐप से आप कर सकते हैं? तो व्हाट्सएप, स्काइप और जूम के थ्रू जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं और इंस्टेंट मैसेजिंग कर सकते हैं। देखिए, अलग अलग खासियत है। व्हाट्सएप में जो है आप मैसेज भी भेज सकते हैं, ग्रुप चैट भी कर सकते हैं, और वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। ओके, ग्रुप कॉल भी कर सकते हैं। स्काइप में जो है वॉइस और वीडियो कॉलिंग का ऑप्शन अवेलेबल है, आप जो है चैट नहीं कर सकते हैं इसमें। ओके, नेक्स्ट वीडियो कॉलिंग के दौरान चैट कर सकते हैं, लेकिन ओनली चैट के लिए ऑप्शन आई थिंक इसमें अवेलेबल नहीं रहता है। जूम में यहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वेबिनार लिया जाता है, मतलब बहुत सारे जो कंपनी के एम्प्लॉय है एक साथ जो है ज्वाइन कर सकते हैं जूम के थ्रू। इसमें भी चैट का ऑप्शन अवेलेबल नहीं रहता है। वीडियो कॉलिंग या फिर वेबिनार के दौरान आप चैट कर सकते हैं, लेकिन ओनली चैट ऑप्शन अवेलेबल नहीं रहता है। ओके, इंटरनेट सुरक्षा के बारे में हम लोग देखते हैं कि इंटरनेट सेफ्टी और सिक्योरिटी क्या होती है। तो देखिए, इसमें इंटरनेट में अगर आप यूज करते हैं इंटरनेट, तो कुछ जो है कॉमन थ्रेट होते हैं, सामान्य खतरे होते हैं। सबसे पहला यहाँ पे वायरस। पहला जो है वायरस है, ये क्या है? तो एक कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं जो हानि पहुँचाते हैं आपके मोबाइल या फिर कंप्यूटर को। ओके, मैलवेयर क्या है? तो दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर है। ये मैलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं जो गलत दुर्भावना से बनाया गया सॉफ्टवेयर होता है। अगला है यहाँ पे फिशिंग, जो कॉमन थ्रेट है उसमें फिशिंग है धोखाधड़ी के प्रयास जो व्यक्तिगत जानकारी यानी पर्सनल इंफॉर्मेशन चुराते हैं, स्टील करते हैं। आप कैसे सेफ ब्राउजिंग कर सकते हैं? सेफ ब्राउजिंग का प्रैक्टिस आप कैसे कर सकते हैं? तो संदिग्ध लिंक पर क्लिक नहीं करने के लिए आपको बोला जाता है कि आपको किसी भी सस्पिशियस लिंक पे आप क्लिक ना करें। जिस लिंक के बारे में आपको जानकारी ना हो उस पर क्लिक ना करें। ठीक है, तो आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन बच सकता है या फिर वायरस डाउनलोड होने से बच सकता है। दूसरा है कि ब्राउज़र को और एंटीवायरस को अप टू डेट रखिए।
ओके, देखिए एंटीवायरस तो आजकल के डेट में जो विंडोज आ रहे हैं विंडोज़ 10 वगैरह या फिर जो 7 है या फिर 11 है, तो इन सब में ऑलरेडी विंडोज़ का जो डिफेंडर है वो एंटीवायरस ऑलरेडी आता है, तो अलग से एंटीवायरस डालने का कोई मतलब नहीं है। और मोबाइल में भी जो है एंड्रॉयड का खुद जो है एंड्रॉयड डिफेंडर टाइप का एक सॉफ्टवेयर आता है जो ये बताता है टाइम टू टाइम कि आपको एंटीवायरस से कैसे मोबाइल को सुरक्षित रखा जाए, और वो डिफेंड करने का समय समय पे तरीका आपको बताते रहता है। अगर कोई वैसा सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करते हैं तो बार बार वो वार्निंग आपको भेजता रहता है। तो एंटीवायरस तो इनबिल्ट ही अभी सभी डिवाइसेस में आ रहे हैं, लेकिन ब्राउज़र को आपको अप टू डेट रखना भी ज़रूरी होता है। नेक्स्ट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप कैसे बना सकते हैं। तो देखिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में कम से कम आपको 12 से 16 अक्षर रखना होता है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड अगर आप बना रहे हैं तो ये ज़्यादातर फाइनेंशियल जो आपका चीज़ें हैं जैसे कि इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड वगैरह, उसे अगर रखते हैं तो आप ज़रूर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ही बनाएं। या फिर जो खास इन्फॉर्मेशन है आपका चाहते हैं कि किसी तरह किसी गलत हाथ में ना जाए, उसके लिए आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ज़रूर बनाएं। ये बताया गया है कम से कम 12 से 16 अक्षर में लंबे होने चाहिए। अक्षरों का कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, तो कम से कम अपर केस एंड लोअर केस लेटर होना चाहिए। अपर केस मतलब कि बड़ा अक्षर एक और एक छोटा अक्षर का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, और एक जो है स्पेशल कैरेक्टर कम से कम @ या फिर डॉलर या फिर परसेंटेज में से होना चाहिए। और वैसा पासवर्ड बनाइए जिससे अनुमान लगाने में कठिन हो, जैसे कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे नाम, जन्मदिन या सामान्य शब्दों का उपयोग ना करें, जैसे कि 1 2 3 कोई लिख देता है, कोई टोटल अपना मोबाइल नंबर ही लिख देता है। तो ये सभी जो है अनुमान लगाने योग्य पासवर्ड है, ऐसा ना करें आप। दूसरा है किसी भी सामान्य शब्द को डिक्शनरी में या साधारण पैटर्न से बचे, जैसे पासवर्ड 1 2 3 या ABCDEF, ये सभी चीज़ें जो है अनुमान लगाया जाने वाला है, तो इन सब से बचने के बोला जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे वेब सर्वर्स हम लोग पढ़ लेते हैं, लास्ट टॉपिक है, जल्दी हम लोग इसे कंप्लीट करते हैं। उम्मीद है कि वीडियो ये बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया है, लेकिन फिर भी हम सोचे कि एक ही वीडियो में इसे कंप्लीट करते हैं। ओके, तो देखिए वेब सर्वर क्या है, तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर सिस्टम है जो वेब पेज और वेब एप्लीकेशन को इंटरनेट या इंट्रानेट के माध्यम से क्लाइंट को सेवा प्रदान कराता है। ठीक है, तो वेब सर्वर क्या है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर सिस्टम है जो वेब पेज मतलब वेबसाइट बोल रहा है, और वेब एप्लीकेशन को इंटरनेट या इंट्रानेट के माध्यम से क्लाइंट को सेवा प्रदान करता है, सर्विस प्रोवाइड कराता है। हम लोग यहाँ पे 2 चीज़ अलग आप देख रहे होंगे। इंटरनेट तो आपको पता है, इंट्रानेट क्या है, तो दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है, इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। वेब सर्वर मुख्य रूप से कौन कौन से होते हैं, HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं। वेब सर्वर मुख्य रूप से HTTP प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे इंटरनेट और इंट्रानेट के बीच में अंतर समझ लीजिए। देखिए इंटरनेट होता है जो उसका वो स्वामित्व है वो सरकार के पास में होता है, गवर्नमेंट के पास में होता है, गवर्नमेंट के पास में होता है इसका स्वामित्व। मालिक जो होता है सार्वजनिक होता है, मतलब गवर्नमेंट होता है। इंटरनेट एक प्राइवेट नेटवर्क होता है। ओके, किसी कंपनी का हो सकता है, किसी पर्सन का हो सकता है, ये निजी होता है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है कि इंटरनेट सार्वजनिक होता है, इंटरनेट निजी होता है, प्राइवेट होता है। जो इसका पहुंच है इंटरनेट का, कोई भी व्यक्ति इंटरनेट का उपयोग कर सकता है, लेकिन जो इंटरनेट है केवल अधिकृत जिसे परमिशन दिया गया है वही यूजर जो है इंटरनेट का यूज कर सकता है। इसका आकार यहाँ पे दिया गया है। सुरक्षा आप देख सकते हैं, इंटरनेट कम सुरक्षित होता है क्योंकि यह सार्वजनिक रूप से सुलभ है, और इंट्रानेट जो है अधिक सुरक्षित होता है। तो इसके बेसिक डिफरेंस से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए हमने ये जो है चीज़ें मेंशन कर दिया है। और कहाँ कहाँ पर उपयोग होता है ये देख सकते हैं। इंटरनेट का उपयोग विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जैसे कि जानकारी प्राप्त करना, ईमेल भेजना, खरीदारी करना और मनोरंजन करना। इंटरनेट का यूज आमतौर पर संगठनों द्वारा अपने कर्मचारियों को कंपनी की जानकारी मतलब इंफॉर्मेशन, संसाधनों और उपकरणों तक पहुंच प्रदान करने के लिए किया जाता है। तो वहीं इंटरनेट का यूज कहाँ होता है, ईमेल भेजने के लिए, जानकारी प्राप्त करने के लिए, खरीदारी करने के लिए, मनोरंजन से रिलेटेड जो चीज़ें उसे देखने या करने के लिए। और यहाँ पे इंटरनेट का यूज जो है बड़े बड़े कंपनियों द्वारा या फिर जो
प्राइवेट पर्सन है उसके द्वारा किया जाता है मैनेजमेंट के लिए कंपनी का। तो ये चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। एक चीज़ हमने बताया आकार कि इंटरनेट बहुत बड़ा है और इसमें दुनिया भर में कंप्यूटर नेटवर्क शामिल है, लेकिन इंटरनेट जो होता है कंपैरेटिवली बहुत छोटा होता है और यह केवल एक संगठन या संस्थान के कंप्यूटर नेटवर्क तक सीमित होता है। तो किसी ऑर्गेनाइजेशन का ये होता है। ओके, तो ये आपने समझ लिया इंटरनेट और इंट्रानेट। वेब सर्वर का क्या कार्य है, यहाँ पे फंक्शन ऑफ वेब सर्वर हम लोग देखते हैं। देखिए पहला है HTTP अनुरोध। वेब सर्वर के डिटेल में के बारे में हम लोग ने बताया और इसका कार्य हम लोग देखते हैं। वेब सर्वर यूजर्स से HTTP अनुरोध प्राप्त करता है। वहीं ये क्या है, एक प्रकार का प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल। ओके, HTTP वेब सर्वर यूजर से HTTP अनुरोध प्राप्त करने का काम करता है। ओके, दूसरा यहाँ पे कैसे कार्य करेगा, प्रोसेसिंग करता है, उसको अनुरोध को प्रोसेस करता है और आवश्यक जानकारी को स्टोर करता है और उत्पन्न करता है, और लास्ट में यहाँ पे प्रतिक्रिया देता है, रिस्पॉन्स देता है। उपयोगकर्ता को HTML पेज, छवि मतलब इमेजेस, वीडियो या किसी अन्य वेब साधन, वेब रिसोर्स के रूप में प्रतिक्रिया भेजता है। तो वेब सर्वर काम कैसे करता है, ये 3 पॉइंट में दिया गया है। सबसे पहले अनुरोध भेजता है HTTP, ठीक है, HTTP अनुरोध को प्राप्त करता है, फिर उसे प्रोसेस करता है। जो प्रोटोकॉल है अनुरोध को प्राप्त करेगा, फिर उसे प्रोसेस करेगा, ठीक है, और उस जानकारी को स्टोर करके रखेगा। फिर यहाँ पे वेब पेजेज मैंने वेबसाइट के माध्यम से या फिर फोटो के माध्यम से या फिर वीडियो के माध्यम से अन्य वेब रिसोर्सेज के रूप में प्रतिक्रिया को भेजता है, मतलब आपको दिखाता है। तो ये वेब सर्वर का कार्य है। इसका क्या क्या और कंपोनेंट है यहाँ पे देख सकते हैं। घटक वेब सर्वर के, पहला होता है हार्डवेयर, दूसरा सॉफ्टवेयर और तीसरा नेटवर्क। हार्डवेयर जो है भौतिक मशीन है, मतलब फिजिकल मशीन है जो सर्वर सॉफ्टवेयर को होस्ट करती है। जो सॉफ्टवेयर है वो हार्डवेयर पर ही रन करती है, इसके अंदर ही चीज़ें रन करती हैं। सॉफ्टवेयर वेब सर्वर सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे कि अपाची, NGINX और IIS मतलब इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ये सभी सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं। जो वेब सर्वर है उसके सॉफ्टवेयर ये होते हैं, अपाची सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, NGINX और IIS मतलब इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज। वहीं नेटवर्क की बात किया जाए तो इंटरनेट या इंट्रानेट के माध्यम से क्लाइंट और सर्वर के बीच में कनेक्शन को जो है करवा पाती है वेब सर्वर। तो ये नेटवर्क का काम हुआ, और इंटरनेट और इंट्रानेट के बारे में हमने आपको बता दिया ऑलरेडी। तो ये यहाँ पे टोटल जो है आपका टॉपिक कंप्लीट होता है, बेसिक नॉलेज ऑफ इंटरनेट। ओके, इंटरनेट। उम्मीद है कि सभी चीज़ें आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी टॉपिक से रिलेटेड आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और उस पर डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे या फिर कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका MCQ क्वेश्चन लगाएंगे, और कुछ अगर इसमें इन्फॉर्मेशन बाकी रह गया होगा तो हम लोग MCQ के रूप में उसे शामिल करके पढ़ लेंगे। थैंक यू सो मच।